हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो इस लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। लास्ट वीडियो में हमने गॉस लॉ को डिस्कस करा था और इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। गॉस लॉ क्या था कि किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स होता है इट इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज और इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये होता है गॉस लॉ। तो इसका आज हम एप्लीकेशन देखेंगे कि इसको यूज करके हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एक्चुअली है क्या, हमें पता है जो हमारा कुलम्स लॉ होता है वो खाली पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो और अगर आपको किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स को कैलकुलेट करना है तो आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, है ना। बट गॉस लॉ की हेल्प से हम बिना इंटीग्रेशन के भी या थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन हमें देखना है दैट इज we can calculate the electric field or find the electric field due to symmetric charge distributions। ठीक है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। ठीक है, तो अब जरा हमारे सिलेबस में कुछ केसेस हैं, कुछ ये जो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है इनके कुछ केसेस हैं, तो अब वन बाय वन उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है, ये वैसे हमने बिना गॉस लॉ के भी करा था, तभी मैंने आपको कहा था कि जब हम गॉस लॉ पढ़ लेंगे तो फिर उससे देखेंगे और इससे ही आप अप्रिशिएट करोगे गॉस लॉ कितना चीजों को सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड इनफाइनाइटली जस्ट infinitely uniformly charged thin wire। ठीक है, अब एक टर्म का सिग्निफिकेंस है ना। जैसे इनफाइनेटली लॉन्ग होनी चाहिए वायर, है ना, मतलब लेंथ जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या वो भी अभी हम देखेंगे। एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस ये होता है, अगर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर हो गए देन ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से, जैसे मान लो ये वायर है, लेट मी ड्रॉ द वायर फर्स्ट। लेट से दिस इज द वायर। ठीक है, तो ये इनफाइनेटली लॉन्ग होनी चाहिए। इनफाइनेटली लॉन्ग का मतलब क्या है कि इस तरफ और इस तरफ ये इनफाइनेट होनी चाहिए। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ही होता है, देखो रिकलेक्ट करो, जब हमने इंटीग्रेशन से डेरिवेशन करा था, तो जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्योंकि ये इनफाइनेटली लॉन्ग है देन ड्यू टू सिमेट्री, अगर ये इसका ये नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ये, है ना, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा इस साइड किसी एक्स डिस्टेंस पे, अगर कोई पॉइंट लेफ्ट साइड में लाई करेगा, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे लाई करेगा, तो सेम क्योंकि इनफाइनेटली लॉन्ग है तो एक्स डिस्टेंस पे राइट साइड में भी एक पॉइंट होगा या कोई पोर्शन होगा। बेसिकली पॉइंट नहीं, मुझे पोर्शन कहना चाहिए, जो कि जिसको हम पॉइंट चार्ज से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो अगर मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो वायर पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से फील्ड इस तरफ बनेगी ऐसे, और इसकी वजह से भी फील्ड इस तरफ बनेगी ऐसे। अब क्योंकि दोनों फील्ड बराबर है, क्योंकि डिस्टेंसेस बराबर है, सो व्हाट यू विल सी कि जो ये वाले कंपोनेंट है इन फील्ड को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, ऐसे, तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं। अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, देखो इस वाली फील्ड को ऐसे किसी भी वेक्टर को हम ऐसे दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे इन दोनों फील्ड को रिजॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिख जाएगी। तो ये दोनों रिजोल्यूशन सॉरी इस तरीके से हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल अपोजिट होंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंसेस भी सेम ही है। ठीक है, सेम एक्स एक्स डिस्टेंस पे दोनों
पोर्शन या दोनों एलिमेंट, तो ये दोनों तो कैंसिल कर रहे हैं, तो खाली अवे फ्रॉम द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग लेने का ये फायदा होता है, ठीक है। और दूसरा यूनिफॉर्मली चार्ज शीट लेने का भी फायदा क्या है कि ये भी क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म बनाता है। यूनिफॉर्म इन द सेंस मेरा मतलब ये है कि सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगी। तो ये भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अभी जब हम सॉल्व करेंगे तब भी मैं इस चीज़ को दोबारा जहाँ पे हम यूज़ करेंगे वहाँ पे भी इस चीज़ को दोबारा रिस्टेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करने में ईजी बनाता है, इंटीग्रेशन को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में। अब थिन वायर क्यों लिए? थिन वायर इसलिए लिए ताकि इसके हम एरिया को निग्लेक्ट कर सके, ताकि खाली इसके लिए हम लेंथ एलिमेंट डिफाइन करें या फिर खाली लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करें। अगेन वो भी क्या करेगा, इंटीग्रेशन को इजी करेगा, ठीक है। इसके 2 डायमेंशन इतने पतले हैं, जो इसका थिकनेस है मतलब वो इतना पतला है कि वो लगभग नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू इट्स लेंथ। थिन का मतलब ये है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो लगभग नेग्लिजिबल है, तो हम इसको एज अ 1D ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी कम होगा ना, बहुत पतली सी वायर है। अब ठीक है, दूसरा क्या होता है, वो सिंप्लीफाई भी करता है। सो अब जरा हम अपना डेरिवेशन पार्ट शुरू करते हैं ना। सो और अगेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि चलो पहले एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे साइड में, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इनफाइनाइटली चार्ज वायर होगी और मान लेते हैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो मान लेते हैं लैम्डा। लैम्डा इज द लीनियर, जो कि यूनिफॉर्म है पूरी वायर के लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो दैट मीन्स लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होगा डी क्यू बाय या डी एल, ठीक है। ये तो डिफाइन करते हैं, इसका छोटा सा लेंथ एलिमेंट डी एल पे अगर डी क्यू चार्ज है तो इस लैम्डा को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे एक गॉसियन सरफेस चाहिए, जो कि कैसे सरफेस होगा, क्लोज होगा। अब उसको भी मानने का तरीका है, उसको मानने का भी तरीका क्या है कि हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं और उस सिलेंडर की जो एक्सिस होगी वो सेम होनी चाहिए, इसी वायर के अलॉन्ग होनी चाहिए, मतलब ये वायर ही उसकी एक्सिस होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हमें गॉसियन सरफेस लेंगे, लेट मी ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। तो हम कुछ इस तरीके का एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि इस तरीके का हमने सिलेंड्रिकली क्यों लिया ना, बट लेट मी फर्स्ट ड्रॉ इट। तो ये कुछ इस तरीके का हम गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर करना है, ठीक है। नाउ कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है, ठीक है। और ये जो इस सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है। और जो इसका एक्सिस है, मतलब जो इसके बीच से जो लाइन पास होगी वो ये वायर ही है, ठीक है। जो बीच वाली जो ये लाइन होती है ना, बिल्कुल सेंटर से जो लाइन पास होती है, इसको एक्सिस बोलते हैं, ये वायर ही है, ठीक है। मतलब ये सिलेंडर जो होगा इस वायर के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब जैसा पोर्शन ऊपर की तरफ है वैसे ही पोर्शन नीचे की तरफ है, बिल्कुल सिमेट्रिक है इस वायर के अबाउट, ठीक है। अब अगेन ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानने का रीजन क्या था, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानने का रीजन ये है, देखो आउट ऑफ सिमेट्री हमें पता है कि इस वायर से अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, मान लो मैंने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसिडर किया, अब वायर के अकॉर्डिंग वो हर तरफ वो पॉइंट एक जैसा है भाई, वायर के अकॉर्डिंग, तो चाहे मैं वायर के राइट साइड ले लूं चाहे लेफ्ट साइड ले लूं, वो डिस्टेंस अगर कोई पॉइंट अगर आर डिस्टेंस पे तो वो आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक है, ठीक है। दैट मीन्स कि वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ये वायर है तो इससे अगर मैं आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेता हूँ तो चाहे ऊपर लूँ चाहे नीचे लूँ, और ऐसे नहीं चाहे ऊपर नीचे, चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन में लूँ। अभी तो मैं 2D में दिखा रहा हूँ तो 2 डायरेक्शन विजिबल है, वरना 3D में मैं कहीं पे भी अगर सेम आर डिस्टेंस पे पॉइंट लेता हूँ तो आपको नहीं लगता कि इस वायर के हिसाब से
हर हर वो सेम पॉइंट जो कि आर डिस्टेंस पे है वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, तो सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए भाई, कोई एक्सेप्शन थोड़ी है, सारे के सारे पॉइंट उस वायर से आर डिस्टेंस पे है, एक ही लाइन में, तो एक ही जगह पे है ना, एक ही डिस्टेंस पे, तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। अब अगर ऐसा होगा, ठीक है, अगर ये ऐसा होगा तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। और इसका फायदा, इसी को हम इसी चीज को एक्सप्लोइट करते हैं। जैसे अब क्या होगा इंटीग्रेशन में जो ई आएगा ना, जब आप फ्लक्स को लिखेंगे, अभी जब मैं डेरिवेशन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा और वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, वरना तो एरिया एलिमेंट बनता है, वो एरिया सरफेस सरफेस इंटीग्रल बनता है लेफ्ट साइड में, जो जब हम ई डॉट डी एस लिखते हैं तो उसको सॉल्व करना उतना इजी टास्क नहीं है, बट फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा कि हमने इसको ये क्यों माना। और दूसरा ये भी फायदा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस भाई इस वाली वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो चारों तरफ निकलेगी कुछ इस तरीके से, भाई इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से बाहर निकल रही होंगी वायर से बाहर की तरफ। अभी हमने देखा ना आउटवर्ड ही क्यों होंगी और नॉर्मल क्यों होंगी, क्योंकि एक कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहा है, तो खाली कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, ये जो इस वायर से परपेंडिकुलर और आउटवर्ड्स, ठीक है। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, कुछ ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। सो ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब हम गॉस लॉ यूज करते हैं। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो गॉस लॉ क्या कहता है कि जो क्लोज इंटीग्रल होगा ई डॉट डी एस, दैट शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड या चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें लेफ्ट साइड थोड़ा सा इवेल्युएट करना है कि ये ई डॉट डी एस क्या होगा, फिर राइट साइड भी करेंगे। तो जरा पहले ये देखते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए इस गॉसियन सरफेस से, ठीक है। ये जो फ्लक्स है फाई ई टोटल फ्लक्स, पहले ये निकालते हैं। सो देखो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसमें टोटल कितने सरफेस है, टोटल देखो 3 सरफेस है। एक तो दो तो सिलेंड्रिकल सरफेस हो गए, एक तो ये वाला सिलेंडर हो गया जो मैं कॉल इट एज S1, एक ये वाला सिलेंडर हो गया, सॉरी सर्कल हो गया S1 S2। एक सिलेंडर में 3 टोटल सरफेस बनते हैं, एक ऊपर का वाला सर्कल सर्कुलर सरफेस, एक नीचे वाला सर्कुलर सरफेस, और एक ये कर्व्ड सरफेस बन गया S3। ये जो कर्व्ड सरफेस है ये है S3 पूरा, ये जो कर्व्ड सरफेस है। तो टोटल 3 सरफेस है, S1 S2 और S3, ठीक है। अब हमें टोटल फ्लक्स लिखना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, मुझे टोटल फ्लक्स लिखना है। तो ये जो टोटल फ्लक्स होगा ये बराबर होगा फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 3, तीनों सरफेसेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसके सम के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं। अब जरा लिखते हैं फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1। सो लिखने का तरीका क्या होगा, तो लिखने का तरीका वही है, सरफेस 1 की वजह से जब आप फ्लक्स लिखोगे तो ई डॉट डी एस S1 सरफेस के लिए। अब देखो यहाँ पे क्लोज सर्कल नहीं बनाएंगे क्योंकि S1 सरफेस ओपन सरफेस है, प्लस E2 के लिए लिखोगे तो S2 ई डॉट डी एस प्लस फाई थ्री लिखेंगे तो ई डॉट डी एस S3, ठीक है। वैसे तो क्योंकि ये S1 S3 प्लेन, S1 और S2 प्लेन सरफेस है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो बिना इंटीग्रेशन के भी ये चीज डायरेक्ट भी ई इंटू ए करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट ई डॉट ए करके भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि फ्लैट सरफेस है। ये काम करते हैं वैसे ही लिख लेते हैं, या चलो अब ऐसे ही लिख दिया तो कोई नहीं, ठीक है। अब जरा S1 और S2 को अब आप देखो, तो जो ये S1 सरफेस है ये वाला, इसकी वजह से अगर मुझे नॉर्मल वेक्टर बनाना हो, सरफेस का नॉर्मल वेक्टर बनाना हो, तो देखो जरा किस तरीके से मैं बना सकता हूँ। तो इससे परपेंडिकुलर बनेगा सरफेस से, तो कुछ ऐसे बनेगा इसका नॉर्मल वेक्टर N1 कैप,
ठीक है, और आउटवर्ड ही बनेगा क्योंकि क्लोज बॉडी है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, क्लोज बॉडी के लिए जब भी आप एरिया वेक्टर बनाओ तो हमेशा आउटवर्ड्स ही बनाना, और ऐसे ही मैं S2 के लिए बनाऊंगा तो वो भी ऐसे ही आउटवर्ड बनेगा। ये इसका हो गया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये ऊपर नीचे क्या है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दिखा रखी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ अलग से, तो आप क्लियरली देख सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है ना, कोई भी डायरेक्शन ले लो, या फिर, और जो N1 वेक्टर है वो इस तरफ है, नीचे भी लोगे तो भी सेम सीन है कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एन कैप जो है, मतलब जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड और N2 कैप, मतलब जो एरिया वेक्टर है S2 सरफेस का, वो भी क्या है, उसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री। तो जब आप ये ई डॉट डी एस करोगे, मतलब इस पर कोई भी छोटा सा एलिमेंट जब आप लोगे, ds क्या है, ds इस सरफेस पे छोटा सा एक एलिमेंट है, ये जो सर्कुलर सरफेस है इस पर छोटा सा एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के लिए तो वैसे भी सभी का नॉर्मल वेक्टर एक ही तरफ है, जितने भी आपके एलिमेंट्स बनेंगे सबका एरिया वेक्टर एक ही तरफ होगा। ठीक है, सो इसलिए इन दोनों की वजह से जब मैं इसको अब थोड़ा सा और लिखूंगा, तो देखिए जब मैं फाइव वन को लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस है, और जब आप ई डॉट डी एस को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ई डी एस डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी इंटू कॉस थीटा, और क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, ई और डी एस के बीच में 90 डिग्री, अभी देखा तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2, और हमें पता है कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली जो फाई 2 होगा वो भी कितना हो जाएगा, अगेन ई डॉट डी एस। ठीक है, ये S1 सरफेस पे है और ये S2 सरफेस पे है, और अगेन ई डी एस कॉस 90, वहां भी एंगल कितना है कॉस 90 पाई बाय 2, तो वो भी कितना हो जाएगा 0। अब जरा हम फाई 3 को देखते हैं। ठीक है, अब जरा फाई 3 को देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो देखो इस सरफेस से कर्व सरफेस पे ये मैंने यहाँ छोटा सा ds एलिमेंट लिया, 1 और 2 में मैंने ds अलग से इसलिए भी नहीं लिया था क्योंकि नॉर्मल वेक्टर एक ही तरफ है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये कर्व सरफेस है ना, तो इस पूरे सरफेस का एक ही एरिया वेक्टर नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जगह होगा। ठीक है, थोड़ा बात को समझने की कोशिश करो, है ना, अलग अलग पूरे सरफेस पे जो कर्व सरफेस है उस पर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एरिया वेक्टर होगा, तो मैंने यहाँ छोटा सा एक एलिमेंट लिया है ये ds, तो इसकी वजह से जो एरिया वेक्टर बनेगा वो तो ऐसे ऊपर की तरफ ही बनेगा, n3 कैप बोल देते हैं इसको। ठीक है, और इलेक्ट्रिक इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, और इवन नीचे भी ऐसे ही होगा, इसकी यहाँ पे नीचे बनाओगे तो एरिया वेक्टर भी ऐसे नीचे की तरफ ही बनेगा क्योंकि आउटवर्ड ही बनाना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, नीचे की तरफ ही होगी। दैट मीन्स फॉर द S3 सरफेस द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज 0। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। सो वी कैन राइट फॉर S3 सरफेस E डॉट डी एस फॉर, तो ये कितना हो जाएगा ई डी एस कॉस 0, एंड नाउ वी नो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 होता है 1, तो ये सिंपली हो जाएगा ई डी एस। ठीक है, और अब देखिए, अब क्योंकि हमने सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस माना है, तो देखो अब यहीं पे वो चीज यूज होगी कि हमने उसको सिलेंड्रिकली क्यों माना है, क्योंकि हमने उसको सिलेंड्रिकल माना है और सिलेंड्रिकल की वजह से वो सिमेट्रिक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सेम होगा ना पूरे सिलेंडर पे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और खाली ds पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना है, और अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ गया, अब खाली मुझे इस ds को इंटीग्रेट करना है, और जब मैं ds को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, वो कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा सिलेंडर। अगर आप सिलेंडर कर्व सरफेस पार्ट में सिलेंडर के छोटे छोटे एरिया एलिमेंट को जोड़ोगे तो आपको पूरे कर्व सरफेस का एरिया मिल जाएगा, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो वी नो जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, जहाँ पे आर जो है रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, एच इज द हाइट, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इस सिलेंडर की रेडियस को आर मान लेता हूँ, ये जो रेडियस है, लेट मी कॉल दिस रेडियस एज आर, और जो ये इसकी लेंथ है इसको मान लेते हैं एल, सिलेंडर की लेंथ को मान लेते हैं एल। ठीक है,
So then I can write this curved surface area as 2 pi r l. ठीक है, 2 पाई आर एच होता है क्योंकि एच की जगह हमने एल मान लिया लेंथ को, सो इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एल. तो ये तो हुआ. और टोटल फ्लक्स, अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना था, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, फाई फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री होगा. फाई वन फाई टू तो जीरो है, तो फाइनली ये क्या बचेगा, खाली फाई थ्री बचेगा, जो कि कितना है, ई इंटू या 2 पाई आर ई एल. ठीक है, ये हो गया. और अब देखो जरा क्यू इनसाइड कितना होगा, अब जरा देखते हैं. क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी है, अब ये राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ. तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होगा. तो हमें खाली ये देखना है कि इसके अंदर कितना चार्ज होगा. ठीक है, हमें ये देखना है इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होगा. तो देखो जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वो थी लेमडा. ठीक है, तो इसको डी ए क्यू बाय डी एल ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. बट एक चीज देखो, क्या मैं इस लेमडा को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे बोला, मैं इस लेमडा को लिख सकता हूँ क्यू. क्यू यहाँ पे है चार्ज जो इस सिलेंडर के अंदर है, अपॉन लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर. और लेंथ कितनी है इसकी, एल. ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, और यूनिफॉर्म है. अब यहाँ मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि यूनिफॉर्म है. अब यहाँ पे ये बात समझो, ये यूनिफॉर्म है. वो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था. वैसे तो जो इसकी डेफिनेशन होती है लेमडा की, वो होती है डी क्यू बाई डी एल. मतलब छोटा सा कोई डी एल एलिमेंट और उसके अंदर का चार्ज डी क्यू. बट मैं इसको प्रॉपर पूरे इसके लिए, पूरे सिलेंडर के अंदर के चार्ज के लिए क्यू बाई एल इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि ये लेमडा क्या है, यूनिफॉर्म है. ठीक है, एक एक चीज का लॉजिक है. एक एक चीज का लॉजिक और आप पकड़ोगे तो आपको चीजें और बेटर क्लियर होती चली जाएंगी. ठीक है, तो टोटल इस लेमडा को लिख सकते हैं क्यू बाय एल. ठीक है, तो यहां से क्यू क्यू, ये जो क्यू होगा ये क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल. ठीक है, सो दिस क्यू विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है ना. एक तो हमारे पास ये आ गया और फाई की वैल्यू, और एक आ गई क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू. सो नाउ लास्ट स्टेप, अब हम यूज करेंगे गॉस लॉ. सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, क्या होना चाहिए, ये जो फाई ई है जो टोटल इंटीग्रल आया है, इट शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए. और क्यू इनसाइड कितना आया, क्यू इनसाइड आया है 2 पाई, सॉरी, टोटल फ्लक्स जो आया वो कितना है, 2 पाई आर ई एल. और क्यू इनसाइड कितना था, लेमडा अपॉन एल, लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो नाउ वी कैन क्लियरली सी एल से एल कैन बी कैंसिल. और हमें ई की वैल्यू चाहिए, तो ई को क्या लिख सकते हैं हम, ई हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर. ठीक है, स्ट्रेट थिन वायर ना, स्ट्रेट होनी चाहिए. और अब देखो छोटी सी एक चीज, अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो, किस किस का ग्राफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आर के साथ ड्रॉ करना हो, तो क्योंकि ये 1/r की डिपेंडेंसी है, इनवर्स रिलेशन है 1/r से, तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा. और ऑफ कोर्स जो है ना, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वायर से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी. तो वो यहाँ से भी दिख रहा है 1/r के ये प्रोपोर्शनल है, मतलब ठीक है. तो जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी. ठीक है, तो ये हमने एक केस के लिए डिस्कस करा है, एक एप्लीकेशन डिस्कस करा. अब ऐसे ही एक सेकंड एप्लीकेशन हमें डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन uniformly charged plane sheet, infinitely large and uniformly charged प्लेन शीट. वहां पे वायर थी, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्लेन शीट है. और उस प्लेन शीट की वजह से अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. तो कंसिडर कि हमारे पास ये हमारे पास
ये कुछ इस तरीके से एक प्लेन शीट है, ठीक है। सो हमारे पास ये एक प्लेन शीट है जो कि इनफाइनाइटली लार्ज है, ठीक है, मतलब इसका जो एक्सटेंट है वो इनफाइनाइट है, इसको आप हर डायमेंशन में एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन एवरी डायमेंशन, ठीक है, ऐसे आप इसको हर तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। और हमें इसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और हाँ, मैंने उसमें मेंशन नहीं करी एक चीज, हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं ना, वो इस सिलेंडर के सरफेस पे ही निकाल पा रहे हैं ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे ही, यहाँ इसी सरफेस, हम इस सिलेंडर से आर डिस्टेंस पे, मतलब इस वायर से आर डिस्टेंस दूरी पे, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बता रहा है कि वायर से आर डिस्टेंस दूर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि इसका आर इसका रेडियस था, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है यहीं पे आई है, क्योंकि देखो इस सर्फेस के लिए इंटीग्रेट करा था, वहीं से तो ई आया। ई कहाँ से आया, ये जो ई वाली वैल्यू है यहाँ से आई है, ई वाली वैल्यू ये। और ये कौन से सर्फेस के लिए, कर्व सर्फेस के लिए। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पर है, इस कर्व सर्फेस पे जो भी पॉइंट होंगे वहां, ये कर्व सरफेस पे कोई पॉइंट है, और ऑफ कोर्स वो कर्व सरफेस पे है, तो वो आर डिस्टेंस हो गया वायर से, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो और इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है थ्रू आउट। अगेन इसको यूनिफॉर्म लेने का भी रीजन वही है ना, जो पीछे मैंने आपको बताया था कि हम वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से, जैसे वहां पे वायर के परपेंडिकुलर थी, ऐसे यहाँ पे शीट के परपेंडिकुलर हो। वरना तो क्या होता है, अगर इसको आप यूनिफॉर्म थिकनेस या लेंथ का लोगे, तो एंड्स पे, कोनों पे, ऐसे वायर के एंड पर, ऐसे यहाँ पे एंड्स पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगी, वो क्या करेगी, वो बेंड हो जाएगी, जिसको फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। उसका पाथ चेंज हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पे निकालना है, तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन क्योंकि हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है, यूज करना है, तो हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने की, आप क्यूबॉइडल भी कर सकते हो और सिलेंड्रिकल भी कर सकते हो, तो मैं जरा सिलेंड्रिकल ही करता हूँ, ठीक है। और गॉसियन सरफेस किस तरीके का होगा, सो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने की कंडीशन एक तो ये है कि सिलेंड्रिकल तो हो गई, साथ साथ क्या होगा, इस प्लेन शीट के अबाउट सिमेट्री होगा, जैसे वहां हमने वायर के सिमेट्रिक बनाया था, वैसे इस प्लेन शीट के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब जिस तरीके से राइट में होगा सेम सिमेट्रिक बिल्कुल लेफ्ट साइड में भी होगा। तो जरा मैं ड्रॉ करता हूं, सो यस, तो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज आर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब अगेन इसमें तीन सरफेस है, S1 S2 S3, दोबारा मैं मेंशन कर देता हूँ। सो कॉल इट दिस सरफेस S1 S2, और जो कर्व्ड सरफेस है ये हो जाएगा S3। अब ये जो शीट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस शीट के परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। तो और वो भी सेम लॉजिक से आप देख सकते हैं ना, जैसे पूरी शीट है, तो आप ये कोई भी पॉइंट अगर ले लोगे, और क्योंकि इन्फाइनेटली लॉन्ग है, तो कोई भी छोटा सा पोर्शन लोगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे हो गई, जैसे पीछे में हमने करा था। और ऐसे यहाँ पे भी कोई करस्पॉन्डिंग पॉइंट, कोई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे हो जाएगी। तो इसके भी जो कंपोनेंट्स जो कि पैरेलल टू दिस शीट होंगे, ये वाले ये कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली अवे फ्रॉम द शीट वाले बचेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो शीट की क्या होगी, नॉर्मल होगी। सो मैं जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूँ इस शीट के लिए। सो कुछ इस तरीके से जो होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ओके। सो दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ठीक है। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ करी है। अब अगेन अब हम S1 S2 और S3 तीनों की वजह से जब हम टोटल फ्लक्स लिखेंगे तो वो तीनों की वजह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन जो नेट फ्लक्स होगा दैट विल बी ड्यू टू
फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। ओके, सो नाउ ऑब्जर्व पहले। तो ये अब देखो राइट साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगे ना उनकी डायरेक्शन। लेट मी ड्रॉ और लेट मी शो द डायरेक्शन एज वेल। तो राइट साइड पे जो होंगे वो इस तरफ होंगी, पॉजिटिव से दूर जाएंगी ना, और लेफ्ट साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से लेफ्ट की तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव से दूर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं। ठीक है, अब जरा हम फाई 1, फाई 2 और फाई 3 को लिखते हैं। सो अब यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वहां तो मैंने इंटीग्रेशन में लिखा था। जब देखो अगर प्लेन सरफेस होता है ना तो वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट ई डॉट ए करके लिख सकते हैं। दो कंडीशन होती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, दूसरा सरफेस प्लेन होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन मीट करती हैं तो वहां पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यूज ई डॉट ए। ये मैंने आपको फ्लक्स वाली वीडियो में भी समझाया था। सो अब देखो ये जो S1 और S2 सरफेस है, दोनों क्या है, प्लेन सरफेस है, सर्कुलर सरफेस और प्लेन सरफेस है, और दोनों के लिए पूरे सरफेस पे, चाहे आप S1 को ले लो चाहे S2 को ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तभी तो हमने सिलेंड्रिकल सरफेस लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है शीट से। ठीक है, तो आउट ऑफ सिमेट्री हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, दोनों सरफेस के लिए, S1 और S2 के लिए भी। तो मैं जरा फाई 1 लिखता हूं, तो फाई 1 को क्या लिख सकते हैं, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, ई डॉट ए, जहां पे ए क्या है, ए एरिया वेक्टर होगा। और जब मैं इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, ई ए कॉस, और जरा एंगल चेक कर लेते हैं कि एंगल कितना होगा। तो जब मैं फाई 1 के लिए देखूंगा तो फाई 1 मतलब जो कि S1 सरफेस के वजह से है, तो जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से आउटवर्ड होगा, N1 क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ये होगा डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो कॉस 0 हो जाएगा। और ए क्या है यहाँ पे, ए सर्कल का एरिया हो गया, जो ये सर्कुलर सरफेस है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए। ठीक है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और cos 0 वी नो, cos 0 क्या होता है, cos 0 इज 1, तो दिस विल बी इक्वल टू ई ए। सिमिलरली वी कैन से कि जो फाई 2 होगा वो भी होगा ई डॉट ए, और वो भी फिर हो जाएगा ई ए। अब देखो वहां भी एंगल चेक करो आप, तो यहाँ पे भी जब आप फाई 2 के लिए नॉर्मल वेक्टर बनाओगे तो वो भी इस तरफ होगा, N2 कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। एरिया वेक्टर नॉर्मल बनेगा ना टू द सरफेस, और बाहर की तरफ बनेगा, और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। तो ये क्या बन गया, ये भी एंगल बन गया 0, तो ये हो जाएगा cos, सो इट विल ऑल्सो बी cos 0, विल ऑल्सो बी cos 0, और ये भी हो जाएगा ई इंटू ए। अब उसी तरह आप फाई 3 देखते हैं। अब फाई 3 के लिए इंटीग्रेशन ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मल जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अलग अलग है। सो वी कैन राइट फाई ई डॉट डी एस, और सरफेस कौन सा हो जाएगा, S3 सरफेस हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस सरफेस पे एक छोटा सा ये लेता हूँ, छोटा सा एक डीएस एलिमेंट लेता हूँ, है ना। कौन सा कलर यूज करें, सो चलो वाइट का, ये ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। तो इस गॉसियन सरफेस में मैंने छोटा सा ये एलिमेंट लिया, ये ठीक है, डीएस एलिमेंट लिया, और इस पे इसका जब आप नॉर्मल बनाओगे तो ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ। ये हो गया N3 के। थोड़ा सा ना डायग्राम, चलो मैं यहाँ पे हल्का सा साइड में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये सिलेंडर का सरफेस हो गया, तो ये छोटा सा डीएस एलिमेंट लिया हमने, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा वो ऐसे बनेगा, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, है ना। मैं एक करके दिखा देता हूँ, है ना, एक डायरेक्शन में। तो इसका डीएस एलिमेंट ऐसे बनेगा ऊपर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है या उस तरफ है ना, किधर भी मान लो, इधर मान लो या इधर की तरफ ले लो। हर दोनों केस में एंगल तो 90 डिग्री बना, डीएस ऊपर की तरफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, और डीएस हो गया ऊपर की तरफ। तो एंगल कितना बन गया दोनों के बीच में, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बन गया दोनों के बीच में 90 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस पाई बाय 2। ठीक है, S3 सरफेस पे इंटीग्रेशन करना, और कॉस पाई बाय 2 दैट इज कॉस 90 कितना होता है, 0, तो ये वाला पार्ट हो गया 0। तो नाउ टोटल फ्लक्स कितना बना, टोटल फ्लक्स बना फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो ई ए प्लस ई ए 2 ई ए प्लस 0, तो फाइनली क्या बना ये 2 ई ए।
ठीक है, तो फाइनली ये हो गया 2E ओके। सो नाउ अभी हमने ये सॉल्व करा है लेफ्ट हैंड साइड, अब हमें सॉल्व करना है क्या, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब हमें वो सॉल्व करना है। सो लेट्स सी कि क्यू इनसाइड कितना होगा, दैट इज इनसाइड दिस सिलेंडर चार्ज कितना होगा। सो लेट्स से कि जो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मान लेते सिग्मा है, और अगेन क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं सिग्मा को लिख सकता हूं इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है। ठीक है, इस सिलेंडर कहाँ चार्ज होगा, इस शीट पे चार्ज होगा ना, मतलब इस पोर्शन में जो चार्ज होगा, है ना, खाली शीट के इतने पोर्शन में जो चार्ज होगा, है ना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये, या फिर मैं इससे दिखाता हूँ, ये इस पोर्शन में, सॉरी, सो इस पोर्शन में जो चार्ज होगा, इस पोर्शन में, ठीक है, खाली सिलेंडर के इस पोर्शन में जो इसका कॉमन पार्ट है सिलेंडर का भी और शीट का भी, ठीक है, इस पोर्शन में जो चार्ज होगा इसको हम लिख सकते हैं चार्ज, इस पोर्शन का चार्ज अपॉन एरिया। और मान लेते हैं कि ये जो पोर्शन है उसका, या मान के लेते हैं क्योंकि मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लिया है, ए मान लिया है सर्कल का, तो इसका एरिया भी तो ए ही होगा। ठीक है, इसका एरिया भी क्या होगा, ए ही तो होगा। इवन ज्यादा ही है ना, डायग्राम थोड़ा ज्यादा ही, सॉरी, थोड़ा ज्यादा ही गंदा सा हो गया। चलो चलो यहाँ पे समझाता हूँ एक बार, देखो ये कुछ इस तरीके का सिलेंडर है ना, ऐसे तो सिलेंडर है, अब मैंने क्या माना है, और ये कुछ इस तरीके की शीट है ना, सिलेंडर इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो देखो कुछ कॉमन पार्ट ऐसा सर्कुलर उसका ही बनेगा, जो इस सिलेंडर का और इसका कॉमन पार्ट होगा वो ये कुछ ऐसा पार्ट बनेगा, ये है ना, सर्कुलर शेप का ही बनेगा, और ये इसका एरिया इसी के एरिया के बराबर होगा, भाई है तो सिलेंडर का एरिया, ये जो इससे कॉमन होगा, जो इस शीट को क्रॉस कर रहा होगा, इस शीट से जो कॉमन एरिया होगा वो ये सर्कुलर एरिया ही होगा। ठीक है, जिसका, और अगर इसका मैंने एरिया ए माना है तो इसका एरिया भी तो ए ही होगा। ठीक है, तो यही तो एरिया, देखो यही तो, इतने एरिया पे जो चार्ज है वही तो इस सिलेंडर के अंदर है, क्योंकि शीट खाली इतनी जगह पे है, बाहर तो यहाँ तो कोई शीट है ही नहीं, है ना, ना तो इस तरफ कोई शीट है ना इस तरफ कोई शीट है, खाली कोई चार्ज है, खाली चार्ज जो है शीट पर है। ठीक है, और हमें खाली सिलेंडर के अंदर का देखना है, तो सिलेंडर के अंदर अंदर जहाँ पे शीट है खाली उतनी जगह का चार्ज लेना है, और सिलेंडर के अंदर शीट खाली इतनी जगह पर है, ये जो मैंने सर्कल बनाया, इमेजिन करो, है ना, सिलेंडर के अंदर जो शीट का पोर्शन है वो खाली सिलेंडर वाले इस खाली सर्कुलर शेप रीजन में है। ठीक है, और क्योंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर पे आप कहीं पे भी अगर सर्कुलर शेप बनाओगे, है ना, जो कि नॉर्मल टू द बेस होगा, उसका एरिया वही होना है जो कि बेस का है, तो सबका एरिया क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारा जो ये बना एरिया बना वो ए ही हो गया, तो सिग्मा क्या हो गया, क्यू बाय ए, तो क्यू कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए। ओके, सो दिस क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, जहाँ पे सिग्मा क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर है। ठीक है, जो गॉसियन सरफेस हमने जो सिलेंडर लिया है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अब हम गॉस लॉ को यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, सो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग दिस सिग्मा ई शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा ई कितना आया था, तो पीछे हमने निकाला था, सिग्मा ई कितना आया था, सिग्मा ई वॉज 2 इंटू ई ए, और ये क्यू इनसाइड की, और ये कितना है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ए से ए कैन बी कैंसल्ड, सो ई का एक्सप्रेशन क्या बना, ई का एक्सप्रेशन बना ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो है ही ऑलरेडी, ई नीचे 2 को भी ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो फाइनली वी गेट ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पे एक जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और देखो वो होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे नॉर्मल है और यूनिफॉर्म है ना, ऐसे आपस में पैरेलल लाइंस है ना, हमने ड्रॉ भी करा था ऐसे पैरेलल लाइंस है। अब आपको कंफ्यूजन ये तो नहीं हुआ कि जो आपने मैंने लाइन के लिए भी जो बनाया था वो भी तो ऐसी बनाई थी लाइंस,
ये मैंने खाली 2D को 3D को 2D में बनाया था, तो पूरा अगर आप 3D में देखोगे तो खाली पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है। ये आउटवर्ड ये लाइंस क्या कर रही है, ये इस वायर से डाइवर्ज कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो मैंने खाली इसका 2D में एक प्लेन में चीजों को दिखाया, तो खाली ऐसे ऊपर नीचे दिख गई, बट 3D में जब आप देखोगे तो लाइंस क्या कर रही हैं, उस वायर से डाइवर्ज कर रही हैं। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे वायर से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। बट शीट के केस में क्या हो रहा है, शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ऊपर भी और नीचे भी। सो वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगी, आप चाहे शीट से कितना भी दूर चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम ही होगी, एंड विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अब इसी का एक और हल्का सा एक्सटेंशन है कि अगर मेरे पास एक हल्का सा एक्सटेंशन है, और ये केस इंपॉर्टेंट है ना, तो एक बार देख लेते हैं। मान लो मेरे पास 2 शीट्स हैं, एक शीट ये हो गई, जस्ट अ सेकंड, लेट मी ड्रॉ इट अगेन ओनली। सो लेट मी कंसिडर कि मेरे पास 2 शीट्स हैं, एक शीट ये हो गई, इनफाइनेटली लॉन्ग है ना, मैं वो बार बार मेंशन नहीं कर रहा, और एक शीट ये हो गई। अब ये केस अलग से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जब हम वो करेंगे ना कैपेसिटर नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पे ये केस डायरेक्ट हम यूज करते हैं, इसलिए इसको अलग से करा देते हैं। सो मेरे पास ये 2 यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनेटली लॉन्ग शीट्स हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा, ठीक है। और ये इसका मतलब ये हो गया, इस पे चार्ज जो है वो है पॉजिटिव, और इस पे चार्ज जो है वो है नेगेटिव। डेंसिटी दोनों की सिग्मा ही है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगा, 3 रीजन है मेरे पास, रीजन नंबर, दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3। सो अगर मैं इस वाले रीजन में इस फर्स्ट वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो देखो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगी, और नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी तो इस तरफ होगी। तो ये E1 हो गया और E2 हो गया, और दोनों E1 E2 का चलो वो भी मैग्नीट्यूड भी देख लेंगे। ऐसे सेकंड रीजन में देखो, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। पॉजिटिव, या मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव से दिखाता हूँ ना, ताकि इजी रहेगा ना। नेगेटिव 1 2 लिखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट हो गई, ई नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से ये दूर हो गई पॉजिटिव से, और नेगेटिव की वजह से उसकी तरफ हो गई, तो ये हो गया नेगेटिव की वजह से। ऐसे थर्ड रीजन में ये पॉजिटिव की वजह से हो गई, और ये नेगेटिव की वजह से हो गई। अब क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है, सिग्मा सिग्मा, सो व्हाट वी नो कि जो ई पॉजिटिव है उसका मैग्नीट्यूड और ई नेगेटिव का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अभी हमने देखा, और वो कितना होगा, वो होगा इस सिग्मा का मैग्नीट्यूड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कि इट इम्प्लाइज दैट चाहे रीजन 1 हो चाहे रीजन 3 हो, दोनों रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, और दोनों रीजन में इनकी डायरेक्शन अपोजिट है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन दी प्लेट्स, ठीक है। तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें, अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में, तो दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो E प्लस प्लस E माइनस, और E प्लस कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E माइनस भी कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस साइन इसलिए यूज कर रहा हूँ, खाली हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, है ना। खाली मैंने क्योंकि वेक्टर फॉर्म बना लिखे, इसको मैग्नीट्यूड वाइज ही लिखा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड होंगे। और मैग्नीट्यूड के लिए साइन की जरूरत नहीं है ना, इसको पॉजिटिव में लिखोगे। तो नेट जो मैग्नीट्यूड बना वो बना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मिडिल रीजन, है ना, जो बीच में। ये रिजल्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वहां पर डायरेक्ट इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। और अगेन ये बिल्कुल, ये जितने भी हमने एक्सप्रेशन करे हैं, चाहे वो सिंगल शीट का हो चाहे ये वाले हो, ये बहुत थिन शीट्स के लिए। अगेन है, थिन शीट होगी तो खाली आप सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करोगे ना, वहां पे फिर वॉल्यूम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। इतना पतली शीट है कि लगभग थिकनेस क्या है, 0 है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया। नाउ जो थर्ड पार्ट है,
वो है आपका स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको दो बातें समझा देता हूँ। देखो, अब ये जो है ना, ये स्फेरिकल चीजों के लिए है, स्फेरिकल चीजों के लिए। अब देखो, स्फेरिकल में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉलिड स्फेयर, ठीक है, और एक होता है शेल। शेल का मतलब क्या हो गया? शेल का मतलब हो गया होलो स्फेयर, अंदर से खोखला है, खाली क्या है, बाहर बाहर से शेल है खाली, ठीक है। दो तरीके होते हैं जो स्फेयर का, दो तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, दो तरह की बॉडी हो सकती है, एक सॉलिड स्फेयर पे होगा और एक शेल पे होगा। अब सॉलिड स्फेयर में भी दो केस होते हैं और इसमें भी दो केस होंगे, एक होगा कंडक्टिंग और एक होगा नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। ये भी कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। कंडक्टिंग, सी मतलब कंडक्टिंग हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, सी मीन्स कंडक्टिंग एंड एन सी मीन्स नॉन कंडक्टिंग, दैट मीन्स इंसुलेटर। नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। सो डिफरेंस क्या है, आप जरा वो चेक करते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर एक सॉलिड स्फेयर है और वो कंडक्टिंग है, दैट मीन्स उसका सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे ही एग्जिस्ट करेगा। ऐसी कोई अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है तो उसका चार्ज उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऐसे। बट अगर कोई शेल है तो देखो, शेल में तो इंटीरियर कुछ है ही नहीं, खाली क्या है, सरफेस ही सरफेस है। तो शेल के केस में चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, जो चार्ज होगा वो खाली बाउंड्री पे ही होगा भाई, क्योंकि थिकनेस ही इतनी पतली है, खाली थिकनेस ही थिकनेस है, ठीक है। सॉलिड, अंदर कुछ सॉलिड पार्ट है ही नहीं, तो चार्ज खाली सरफेस पे ही एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से हमने देखा हमारे पास दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो ये वाला है ना, ये और एक अलग हो गया ये वाला, ठीक है। तो हमें दोनों ही डिस्कस करना है कि अगर ऐसे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसमें सारे पार्ट आ जाएंगे, ये सॉलिड स्फीयर की कंडक्टिंग वाला भी और ये सेल के दोनों केस आ जाएंगे, कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा जिसमें चार्ज अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो जरा उससे पहले एक चीज मुझे और थोड़ा सा ध्यान आ गई, जैसे मान लो ये हमने देखा था ना, अब मान लो इसी में आपसे गए, हमने जो एक्सप्रेशन देखा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कुछ देखा हमने। अगर इस पर आपको ग्राफ बनवाने लग जाए कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का पूछे, तो कैसा ग्राफ बनाओगे? ये डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो एक बार ये रह गया था ना, तो ये इस तरीके से। अब वापस आ जाते हैं हम, ठीक है। अब जरा एक एक करके इनको, पहले ये जो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले इसको डील कर लेते हैं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो पहला मैंने केस जो करेंगे, पहला ये सरफेस वाला करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्फेरिकल सरफेस, ये वाला केस कर रहे हैं। इसमें आपकी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग जो मैंने केस बताया वो सारे आ गए, तीन केस आ गए, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ना, टास्क वही है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो लेट मी ड्रॉ अ स्फेयर, ठीक है। सो ये हमारे पास एक स्फेयर हो गया, ठीक है। और इस पे जो चार्ज है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, खाली सरफेस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एंड लेट से इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, कैपिटल आर क्या है? इसका रेडियस। और दूसरी एक चीज हम डिफाइन करते हैं कि जो, क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस बना, ये भी तो सिग्मा क्या है? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और क्यू हो गया इस पर टोटल चार्ज या नेट चार्ज, नेट चार्ज। तो देखिए एक चीज तो हम भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो ये सिग्मा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चार्ज अपॉन इसका एरिया, और क्योंकि स्फेयर है, स्फेयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे देखो, मेन तो दो रीजन है, एक तो हो गया स्फेयर के अंदर और एक हो गया स्फेयर के बाहर। तो एक बार दोनों पॉइंट पे देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, स्फेयर के अंदर भी और स्फेयर के बाहर भी, ठीक है। तो पहले पहले हम देखते हैं इनसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और फिर आउटसाइड देखेंगे और फिर सरफेस पे भी देख लेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं
इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो ये हमारे पास स्फीयर हो गया। और अब अगर मुझे इसके अंदर निकालना है तो मुझे गॉसियन सरफेस भी इसके अंदर ही लेना पड़ेगा। तो मैंने एक स्फेरिकली गॉसियन सरफेस ले लिया जो कि इससे कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है, अपने स्फेयर का भी जो कि जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका सेंटर, और ये जो मैंने गॉसियन सरफेस अंदर लिया है इन दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। ठीक है, तो एक कंसेंट्रिक मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया और उसका गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो लेट से स्मॉल आर है। ठीक है, और इस अपने स्फेयर का रेडियस कितना, कैपिटल आर है, जिसपे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इनसाइड द स्फेयर का मतलब हो गया आर इज लेस देन आर है। ठीक है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर होगा इनसाइड द स्फेयर का, ये मतलब हुआ। अब अगेन हमें क्या करना है, इस अपने गॉसियन सरफेस की वजह से टोटल फ्लक्स देखना है। ठीक है, टोटल फ्लक्स देखना है, तो जरा देखते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट गॉस लॉ ही अप्लाई कर सकता हूँ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होना चाहिए, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो मैंने गॉसियन सरफेस लिया है, जो ये अंदर स्फेयर है, इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, सारा का सारा चार्ज तो कहाँ है, ये बाहर है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मेरा गॉसियन सरफेस है इसके अंदर तो कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, सारा का सारा चार्ज यहाँ पे सरफेस पे है। दैट मीन्स क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स फ्लक्स कितना होगा इसका, जीरो फ्लक्स हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कितना हो गया, जीरो हो गया। अब यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, अगर ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस अंदर स्फेयर के लिए जीरो जीरो हो गया, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब ये कंक्लूजन कैसे आया, ये चीज जरा देखो। वैसे तो देखना आसान हो गया, आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब इंटीग्रेशन ही जीरो है तो ई जीरो होगा, बट ऐसा भी नहीं है। देखो, जब आप इस ई डॉट डी एस को सॉल्व करोगे तो क्या लिखेंगे आप, ई डी एस कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, मुझे ये पूरा जीरो करना है, इसका आंसर जीरो आना चाहिए। ई डॉट ई डी एस कॉस थीटा को सॉल्व करके जीरो आंसर आना चाहिए। तो जीरो आंसर आने का एक तरीका तो क्या है, ई जीरो, एक तरीका डीएस। अब डीएस जीरो हो नहीं सकता वरना तो एलिमेंट ही खत्म हो जाएगा। तो एक अप्रोच तो क्या हो गया, एक पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि ई जीरो होगा तो आएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ गई कि ये कॉस फाइव जीरो तब भी तो आंसर जीरो आ सकता है। भाई ये इसका आंसर जीरो आना है। ठीक है, अगर हर वक्त ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो भी तो ये जीरो आ सकता है, और दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो भी जीरो आ सकता है। इवन ये भी जरूरी नहीं है, अगर ये एंगल चेंज हो रहा है, भाई बाहर इंटीग्रेशन भी तो है, इसकी वैल्यू कुछ आ जाए। जैसे मान लो आपको चीजें जोड़नी है, इसको ऐसे समझो, आपको मान लो दो नंबर ही है, मान लो इनको एडिशन करके जीरो आ रहा है, तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही जीरो हो। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि अगर एक जितना प्लस में उतना माइनस में हो जाए और तब आंसर जीरो आ रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, या फिर कॉस थीटा जीरो हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी, डीएस जीरो नहीं हो सकता ना, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो या कॉस थीटा जीरो, या फिर जो ये थीटा हो ये वेरिएबल हो, और वेरिएबल भी इस तरीके से हो कि टोटल जब आप इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, अब क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस तो ऐसे माना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो तो कांस्टेंट होगी, तो सारा खेल एंगल पे हमने वो कर दिया। अब देखिए, अब मैंने यहां से ये कंक्लूड क्यों करा कि E इक्वल टू जीरो होगा, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि आउट ऑफ सिमेट्री अगर अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है, कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होनी है, तो ड्यू टू सिमेट्री उसका जो वो जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड्स ही होगी। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, कि रेडियली का मतलब होता है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इसके सेंटर से पास करेंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ये शुरू के, तो रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये होता है ऐसे, या थोड़ा छोटा बना देता हूँ, है ना। सो ये कुछ इस तरीके से, तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड ऐसे। और जैसी ये रेडियली आउटवर्ड अगर हुई, अगर ये रेडियली आउटवर्ड होंगी
तो आप यहाँ पे कोई भी डीएस अगर बनाओगे, यहाँ कोई भी मैं अगर डीएस एलिमेंट बनाऊंगा तो उसका नॉर्मल वेक्टर भी ऐसे बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब जो यहाँ पे थीटा है हमारे केस में, जो थीटा है वो कितना है 0 डिग्री या 0, दैट मीन्स कॉस 0 जो कि कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई और फिर ये वेरिएबल भी नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। तो खाली रीजन क्या बचेगा, खाली रीजन बचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। तब इसीलिए हम यहाँ पे डिड्यूस कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, मैंने कहा ड्यू टू सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए आउटवर्ड, नेगेटिव होता है तो इनवर्ड। और अगर ये रेडियली आउटवर्ड है तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0, एंड वी नो कि कॉस थीटा फिर 1 होता है, तो वहां से तो 0 पार्ट आ नहीं सकता और ना ही वो वेरिएबल बचा, तो कहां से आएगा 0 वाला पार्ट, वो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के, या सॉरी पार्ट क्या क्या कर रहा हूं, मतलब ये वैल्यू 0 फिर कैसे होगी, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, दैट मीन्स इनसाइड द स्फीयर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब जरा देखते हैं आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर दैट इज आर ग्रेटर देन आर। तो अगेन मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, स्फीयर हो गया। तो अब की बार जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो मुझे बाहर की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैंने अगेन कंसेंट्रिक है और हमारे स्फीयर के बाहर ये गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है, जिसका रेडियस स्मॉल आर है ना, इस बाहर वाले सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, और ये जो अंदर वाला सरफेस है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक है। अब अगेन इस पे अब मैं फिर से एक छोटा सा डीएस एलिमेंट लेता हूं, ये, तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो ऐसे बनेगा एन कैप, डीएस एलिमेंट मैंने लिया तो उसका नॉर्मल वेक्टर बनेगा एन कैप हो गया। अब अगेन क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे, और ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बॉडी है ना, स्फीयर है, तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है तो वो आउटवर्ड ही होनी है, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है वो कैसी होनी है, वो आउटवर्ड ही होनी है, ओके। अगेन इसका लॉजिक आप ऐसे दे सकते हो, जैसे मान लो ये सॉलिड, अगर मैं आउटवर्ड आउटवर्ड में कैसे कह रहा हूँ, देखो ये हो गया चार्ज, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, अगर मैं ऊपर कोई रीजन पॉइंट पोर्शन ले लूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, ऐसे ही मान लो नीचे कोई पोर्शन ले लूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। पॉइंट को शिफ्ट कर लेते हैं ए। सो अब आप एक चीज नोट करो कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गई, और अगेन जब मैं इनको रिजॉल्व करूंगा और दोनों बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है ये, है ना, सिमेट्री, आउट ऑफ सिमेट्री, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, दोनों से सेम होगा, भाई दोनों टेंजेंट किसी भी कॉमन पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। अब ये अगर ऐसा होगा तो मैं जब इसको रिजॉल्व करूंगा तो मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर सकता हूँ ऐसे, तो अगेन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो पूरा स्फीयर है इसका मैंने दो पोर्शन, दो पॉइंट लिए, एक ऊपर लिया एक पोर्शन, एक नीचे लिया, पॉइंट चार्ज की तरह, क्योंकि इसको छोटे से पोर्शन की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहा हूँ। तो जब मैं ऊपर वाले की वजह से देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और नीचे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, ठीक है। और दोनों को जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो फाइनली क्या होगा, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली इससे सेंटर से अवे बनेगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी, सॉरी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो सेंटर से अवे ही बनेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा, एंड सॉरी फॉर दी ड्राइंग, बट आई गेस ये पॉइंट क्लियर होगा कि ये यूनिफॉर्म, सॉरी ये आउटवर्ड ही क्यों है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्यों है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब जरा गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, तो गॉस लॉ क्या, गॉस लॉ ये है कि ई डॉट डी एस शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और कहीं भी नॉर्मल वेक्टर आप बनाओगे, यहाँ पे बना लो नॉर्मल वेक्टर भी इसी तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ, कहीं पे भी कोई भी डीएस एलिमेंट बना लो आप, यहाँ पे बना लो चाहे कहीं पे बना लो, ठीक है। तो ये cos 0 हो गया और q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये cos 0 तो 1 हो जाएगा, और क्योंकि हमने सिमेट्रिक लिया है ना, ये जो स्फीयर है ये सिमेट्रिक है ना, दोनों का मतलब सेंटर सेम है,
चाहे आपका ये जो सॉलिड स्फीयर हो या मतलब ये जो आपका चार्ज स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो स्फीयर हो, चाहे ये गॉसियन सरफेस हो, दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है, सो ड्यू टू सिमेट्री दोनों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है ना, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस है, उतना ही ये डिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि दोनों स्फीयर्स हैं और वो भी कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है। और ऐसा अगर होगा तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूँ, तो खाली इंटीग्रेशन बचेगा ds पे, और एक cos 0 तो 1 हो गया। अब देखो q इनसाइड कितना होगा, तो अब देखो पूरा ही चार्ज है अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो पूरा ही चार्ज है, और पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, मैंने पीछे मेंशन करा था, तो कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। और अब ये जो ds है, ये ds एलिमेंट क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये ds हो गया इस पूरे स्फीयर का एरिया। कौन से स्फीयर का एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया। ठीक है, ये जो बाहर वाला जो स्फीयर है, आउटर स्फीयर, इसका एरिया होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो इसी सरफेस के अलोंग कर रहे हैं ना, तो ये जो ds होगा ये हो जाएगा, और स्फीयर का एरिया होता है 4πr², तो 4π स्मॉल r², कैपिटल R नहीं होगा, स्मॉल r होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अबाउट हम इसको निकाल लो, इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया q/4π एप्सिलॉन नॉट r²। और अगर मैं इस q/4πr² की जगह सिग्मा लिख दूं तो ये बन जाएगा σ/ε0, चाहे σ/ε0 लिखो, चाहे q/4πε0r² लिखो। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है, वो ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये q/4πε0r², ये देखो आपका जाना पहचाना एक्सप्रेशन है। ये कब आता है, जब आप किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हो। इसका मतलब क्या है, अगर इस जो ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके सेंटर पे अगर ये सारा का सारा चार्ज रखा होता जितना इस स्फीयर के ऊपर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती वही इलेक्ट्रिक फील्ड अब बन रही है। रिपीट कर रहा हूं मैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है कि हम ये सारा का सारा चार्ज इस स्फीयर के सेंटर पे रख देते तो आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती, जैसी कि अब बन रही है। ठीक है, तो इसको उससे रिप्लेस करा जा सकता है। ओके, और अगर मुझे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो, ठीक है, एट द सरफेस, ठीक है, सरफेस का मतलब ये हो गया r = r पे अगर मैं लिखूंगा तो जस्ट एट द सरफेस, या जस्ट, अब देखो अगर मैं बाहर से जा रहा हूँ सरफेस की तरफ, तो फिर मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा आउटसाइड वाले को, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, q/4πε0 कैपिटल r²। ठीक है, वैसे तो सरफेस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में भी बताया था कि कोई चार्ज कंडक्टर अगर होता है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है, देखो जस्ट डिसकंटिन्यूअस किस सेंस में, जस्ट अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर ड्रॉ करोगे तो अंदर तो जीरो है, और बाहर एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रही है सरफेस, और सरफेस पे बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए देखोगे तो आपको जीरो भी लग सकती है ना, सरफेस पे अगर आप अंदर से बाहर की तरफ टेंड करोगे तो आपको लग सकता है, क्योंकि जब अंदर जीरो है तो जस्ट सरफेस पे भी क्या होनी चाहिए, जीरो। ठीक है, बट सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी होगी। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हो तो किस तरीके से होगा, सो देखिए, सो वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस पे ले लिया आर। सो है क्या, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, तो अंदर तो कुछ होनी नहीं है, और बाहर 1/r² से डीके कर रही है, 1 बाहर जो प्रोपोर्शनलिटी थी वो 1/r² थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अंदर तो जीरो है, तो यहां तक तो जीरो रहेगी, इसके बाद जो होगी वो कुछ इस तरीके से डीके करेगी। ठीक है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे इसके पैरेलल होगी ये। और ये पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट है जब आर आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो डिसकंटिन्यूटी है, ये देखो ग्राफ यहाँ खत्म हो रहा है और फिर यहाँ से शुरू हो रहा है ऊपर से, तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया ना, है ना, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया। और सरफेस पे जो मैक्सिमम ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी, ये होगी q/4πε0r²।
ये सरफेस वाली वैल्यू है, और उसके बाद ये क्या करेगी, उसके बाद ये डीके करती चली जाएगी ऐसे। तो ये इसका ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस पे स्फेयर के। ठीक है ना, तो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा एक लास्ट केस बच गया, अब उसको देखते हैं कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता अंदर भी, है ना, अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर होता तो उसका केस क्या होता है ना। तीन का तो एक जैसा था तो मैंने वो कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि चार्ज कौन सा केस है जब चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फेयर, थ्रू आउट द सॉलिड स्फेयर, मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर होगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये है ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर होगा। सो अगेन ये हमारे पास स्फेयर है और ये नॉन कंडक्टिंग है, दैट मीन्स इस पर चार्ज पूरी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो पहला डिफरेंस तो यही है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे अब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन नहीं होगी, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी। ठीक है, तो जो रो होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं टोटल चार्ज इस पे क्यू है, तो क्यू अपॉन 4/3 वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब। आर कैपिटल आर क्या है, इसका रेडियस स्फेयर का। ठीक है, और कैपिटल क्यू क्या है, टोटल चार्ज जो इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वॉल डेंसिटी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ही केस है, तो डेंसिटी को लिख सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन इसका टोटल वॉल्यूम। तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको मैं ऐसे 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 पाई आर क्यूब क्यूब ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया रो, जो कि है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब जैसे हमने पीछे करा वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं कि इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो जरा देखते हैं। तो पहले इनसाइड द स्फीयर के लिए डील कर लेते हैं। सो या पहले आउटसाइड द स्फीयर के लिए देख लेते हैं ना, वो थोड़ा सा आसान होता है। तो आउटसाइड द स्फीयर दैट मीन्स आर ग्रेटर देन आर। तो अगेन क्या करोगे आप, एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, फिर से स्फेरिकली बनाना है और कंसेंट्रिक ही बनाना है ना, दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है, और इस पे अगर कोई अगेन सेम चीज है, इस पे अगर मैं कोई डीएस एलिमेंट लूंगा, ये छोटा सा मैंने डीएस एलिमेंट लिया, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा नॉर्मल, और ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगी वो इसी डायरेक्शन की अलोंग होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन की अलोंग होगी। अगेन सेम ड्यू टू सिमेट्री, है ना, जैसे हमने पीछे डिस्कस करा है वैसे ही आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसी डायरेक्शन की अलोंग होगी। बाकी जो नॉर्मल जो है ना, फिर से आप जैसे कोई एक पोर्शन लोगे, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे, फिर ऐसे ही एक दूसरा पोर्शन लोगे, फिर वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे, तो दोनों के सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, खाली जो ये वाले कंपोनेंट है ये कैंसिल हो जाएंगे, खाली अवे वाला कंपोनेंट बचेगा। ठीक है, सेम जैसा हमने पीछे देखा था। सो जब मैं गॉस लॉ को यूज करूंगा तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये जो इंटीग्रल ई डॉट डी एस है ये कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस जीरो इक्वल टू, अब देखो अगेन सारा का सारा चार्ज है इसके अंदर, तो क्यू इनसाइड की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कॉस जीरो 1 हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है बाहर जाएगी, सेम बिल्कुल जैसा शेल वाला है, आउटसाइड का केस सेम होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ गई, बचा के अंदर खाली डीएस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस डीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जो गॉसियन सरफेस बाहर वाला है इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, अंदर वाले का रेडियस है कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सेम बिल्कुल शेल वाले की तरह आया। ठीक है, जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था सेम वही आया। तो सेम इसको भी हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं कि हमने सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे रख दे, जो हमारा स्फीयर है इसके सेंटर पे सेम अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज रख दे, तो सेम तरह की ही इलेक्ट्रिक फील्ड
जनरेट होती है। अब देखते हैं आउटसाइड वाले इनसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनसाइड दी स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर का मतलब हो गया आर इज लेस देन आर। ठीक है, सो अगेन लेट मी ड्रॉ द स्फीयर, और इसके अंदर हम अपना गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और इस पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस पूरे में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सो अगेन अगर मुझे यहाँ पे कहीं इस गॉसियन सरफेस पे कोई छोटा सा मैंने डीएस एलिमेंट लिया, मान लेते हैं ये एलिमेंट लिया। ठीक है, अब इसकी वजह से जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इस तरफ बनेगा एन कैप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी इसी तरफ बनेगी। आउट ऑफ सिमेट्री अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करनी है इनसाइड तो वो क्या होगी, आउटवर्ड ही होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसका रेडियस है स्मॉल आर, और ये जो बाहर वाला स्फीयर है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका रेडियस है कैपिटल आर। ओके, सो अगेन मैं गॉस लॉ यूज करूंगा, तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो ई डॉट डी एस है इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अगेन इट विल बी इक्वल टू it will be equal to e ds cos 0। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंगल 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म ही रहेगी, क्योंकि तभी तो, क्योंकि इसलिए तो क्या माना है, स्फेरिकल माना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई और cos 0 1 हो गया, तो ई इंटीग्रल डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये ds कितना हो जाएगा, ये ds हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें ये निकालना है क्यू इनसाइड कितना होगा। ठीक है, अब जरा ये क्यू इनसाइड निकालते हैं। सो देखो क्यू इनसाइड खाली हमें अंदर गॉसियन सरफेस वाला चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा इस्तेमाल करो डेफिनेशन किसकी, चार्ज डेंसिटी की। तो मैं देखो ध्यान से, मैं इस क्यू इनसाइड को लिख सकता हूँ जो इसका सिग्मा है इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर का क्यूब है ना, स्मॉल आर के अंदर है क्योंकि। ये कैसे लिखा मैंने भाई, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम, है ना। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा इंटू वॉल्यूम। तो सिग्मा ये हो गया, और वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, जिसके अंदर चार्ज देखना है। तो चार्ज देखना है मुझे अंदर वाले का, इसका, ये जो अंदर गॉसियन सरफेस है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब जरा पीछे से हमने ये सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, सॉरी रो की वैल्यू, सिग्मा ये रो की वैल्यू क्या है, 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये हमने यहाँ पे निकाली थी ना, 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो रो की जगह लिखो 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर, स्मॉल आर है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल आर है, पाई आर क्यूब। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैन बी कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, सो वी आर लेफ्ट विद कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू। फाइनली क्या बचा हमारे पास, कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये बचा फाइनल। तो क्यू इन साइड की जगह क्या लिखेंगे, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो देखो ये आर स्क्वायर से पावर खत्म हो गई 3। सो ई का फॉर्मूला क्या बना फाइनली, सो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू क्यू, ये स्मॉल आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, क्यू आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये बना इनसाइड।
क्यू आर अपॉन 4πr क्यूब। और अब अगर मुझे सरफेस पे निकालना हो, ठीक है, बाकी चाहे तो इसको भी क्यू की जगह फिर से वही रखोगे, सिग्मा रो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वरना तो ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं, ठीक है, आर, वरना तो चाहो तो इसको सिग्मा की जगह, क्यू की जगह रो, जो सिग्मा का फॉर्मूला था क्या था, 3 क्यू अपॉन 4πr क्यूब था, तो वहां से रो की वैल्यू लिख सकते हैं, सॉरी क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं रो के फॉर्म में, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पे देखो ये था ना ये, तो यहाँ से अगर मुझे क्यू लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू हो जाएगा 4πr क्यूब रो अपॉन 3, ये हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 4πr क्यूब रो बाय 3। तो क्यू की जगह लिख सकते हैं 4πr क्यूब रो बाय 3 आर, और ये 4πr क्यूब एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ से बचा क्या, देखो 4π से 4π और आर क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया पूरा, ये 4πr क्यूब 4πr क्यूब, तो बचा क्या, फाइनली बचा रो आर बाय 3, फाइनली ये बचा रो आर बाय 3। खाली है ना, इसको इस रो के टर्म्स में लिखा, बाकी कुछ नहीं करा है ना, रो का रिलेशन यूज करके इसको रो के टर्म में लिखा। अब जो लास्ट में देखना है वो सरफेस पे देखना है। सरफेस मतलब क्या हो गया, जब r इक्वल टू आर हो गया, तो अब देखो हमने आउटसाइड के लिए फॉर्मूला निकाला था, तो क्या आया था, तो आया था q इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r, सॉरी स्मॉल r था ना, r स्क्वायर, आर स्क्वायर, और हमने इनसाइड के लिए निकाला तो कितना आया, इक्वल टू क्यू अपॉन, क्या वैल्यू है, इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4πr क्यूब, क्यू आर अपॉन 4πr क्यूब। देखो दोनों एक्सप्रेशन में जब मैं स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और यहाँ भी अगर मैं इसकी जगह कैपिटल R कर दूंगा तो अगेन ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर बना तो ये भी कितना बना, क्यू अपॉन 4πr स्क्वायर। दैट मीन्स सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू अपॉन 4πr स्क्वायर ही है, ठीक है, सरफेस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब यहां से हमारे पास, अब देखो लास्ट चीज, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, लास्ट पार्ट इस डिस्ट्रीब्यूशन का जरा हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह का ग्राफ बनना चाहिए। ओके, सो ये मेरे पास, ये मैंने y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर दी। सो y एक्सिस पे हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड और x एक्सिस पे ये हो गया r। तो अब देखो अंदर के लिए जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो E जो है इनसाइड के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के, है ना, रो r अपॉन r कितना आया था, रो r अपॉन 3 फॉर्मूला आया था ना, रो r बाय 3। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के लिए r के प्रोपोर्शनल है, और E प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ इस तरीके से। E प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ E प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हमने बना दिया जहां तक ये दोनों बराबर है। उसके बाद सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसके बाद क्या हो रहा है, 1/r स्क्वायर से वैल्यू घट रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वैल्यू जो है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/r स्क्वायर से डिक्रीज हो रही है। तो फिर से जब मैं कर्व बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके का कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया जब दोनों इक्वल हैं, दैट इज ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट शो कर रहा है जब ये दोनों इक्वल है, दैट इज r इज इक्वल टू r।
तो ग्राफ कुछ ये बनेगा, ये रीजन दिखा रहा है ई प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये रीजन दिखा रहा है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², और ये जो है ये सरफेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, जो कि कितना होगा Q/4πε0r², ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। सो आई होप सो क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में हमने गॉसेस लॉ के सारे एप्लीकेशन को डिस्कस किया कि कैसे हम गॉस लॉ की हेल्प से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। We'll see you in the next video, and if you have any doubt then you can leave it in the comment section. Thank you so much.